नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में देश और दुनिया के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी की तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले एक तेलंगाना में नक्सल संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों के आखिरी बड़े कमांडर सोडी केशा ने अपने 42 साथियों के साथ हैदराबाद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सौंपे हैं। सोडी केशा को दक्षिण बस्तर में नक्सल नेटवर्क की अंतिम मजबूत कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था और हिड़वा के एनकाउंटर और बारसे देवा के सरेंडर के बाद संगठन की कमान उसी के पास थी। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन दबाव के चलते ये बड़ा कदम सामने आया है। एजेंसियों के मुताबिक इस सरेंडर के बाद इलाके में नक्सल गतिविधियां लगभग खत्म मानी जा रही हैं। तो एक और बड़ी सफलता 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन थी नक्सलवाद के खात्मे की, जिस दौर के एक दिन पहले यानी कि 30 तारीख को संसद में अमित शाह ने बोलते हुए कहा था कि अब सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो चुका। जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े कमांडर हैं, या तो मार गिराए गए या तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी कड़ी में एक आखिरी कमांडर सोडी केशा जिसने सरेंडर कर दिया है। आखिरी मजबूत जो कड़ी थी इस किले की वो टूट गई है। अंतिम कमांडर के सरेंडर के साथ 42 साथियों ने भी उसके हैदराबाद में सरेंडर किया। ये बहुत बड़ी सफलता। हथियारों के साथ ये सभी नक्सली पहुंचे थे। AK-47 समेत कई हाईटेक हथियार इन्होंने पुलिस बल को सौंपे हैं। उनको बाहर लाने के लिए हमारे सोर्सेस को एक्टिवेट करे थे। तो थोड़े छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में, थोड़े तेलंगाना के नॉर्थन पार्ट में थोड़े घूम रहे थे। तो उन लोगों को इकट्ठा करके ला के सरेंडर दिखाए आज। तो उसके हिसाब से अपने अब तो तेलंगाना स्टेट कमेटी में जो इससे पहले पूरे जितने भी नेता लोग थे वो पूरे बाहर आ गए थे इससे पहले ही। और बाकी ये तो उसमें 10-11 लोग जो बचे हुए थे वो तितर बितर हुए थे, उन लोगों को पकड़ के लाए आज बाहर आए हैं। तो तेलंगाना स्टेट कमेटी 100% का समाप्त हुआ है। साथ साथ में PLGA का भी ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। तो नक्सल संगठन को एक आखिरी और सबसे बड़ा झटका, अंतिम कमांडर सोडी केशा ने सरेंडर किया। हैदराबाद में सरेंडर किया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर ये पहुंचे नक्सली। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज ईरान अमेरिका के बीच बात होगी। लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत को लेकर सख्त शर्तें रख दी हैं। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने की मांग की। गालिबाफ ने साफ किया कि ये दोनों मुद्दे वार्ता से पहले हल होना जरूरी है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने वाली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ की लीडरशिप में ईरानी डेलीगेशन US अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईमानदारी से बात नहीं करेगा तो अमेरिका तैयार है, लेकिन खेल करने की कोशिश पर अगर की जाती है और जानबूझकर हमले आगे होते हैं, नई शर्तें रखी जाती हैं, तो सख्त जवाब अमेरिका देगा इसका। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं होती तो अमेरिका तो फिर से हमला कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी युद्धपोतों को सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस किया गया है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल होगा। तो डील होगी या फिर अटैक होगा, आज इंतजार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक का ये महत्वपूर्ण बैठक आज ईरान अमेरिका के बीच होने वाली है और सबकी निगाहें जो हैं इस बैठक पर टिकी हुई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बातचीत होगी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। परमाणु हथियार को लेकर बात होगी। ईरान परमाणु शक्ति ना बने यही कोशिश इजराइल कर रहा, अमेरिका भी कर रहा, और यही वजह की शर्त रखी जा रही है कि परमाणु हथियार अब नहीं बनेंगे। लेकिन ईरान की अपनी कुछ शर्तें हैं। ईरान की शर्त ये भी है कि फंड जारी किए जाए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका इजराइल करे। तो बैठक से पहले ईरान ने शर्तें रख दी हैं। लेबनान पर सीज फायर करना होगा, क्योंकि इससे पहले देखिए जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस उन्होंने कहा था कि सीज फायर बाकी जगहों के लिए, लेबनान में ये शर्त लागू नहीं होती। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान में हमले बंद नहीं हुए तो शांति वार्ता भी नहीं होगी। उज्जैन जिले के बड़नगर क्षेत्र के झलारिया गांव में खुले बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ की आखिरकार मौत हो गई। 22 घंटे के बाद
उसे बाहर तो निकाला गया लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बचा पाए। रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार की शाम बच्चे को बाहर निकाला, तुरंत अस्पताल पहुंचाया, तब तक डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक भागीरथ अपने परिवार के साथ राजस्थान के पाली जिले से भेड़ चराने के लिए उज्जैन के बड़नगर पहुंचा था। गुरुवार की शाम को झाड़िया गांव में एक खेत में खेलते खेलते वो अपनी मां के सामने खुले बोरवेल में जा गिरा। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को खबर दी और तकनीक से बचाने की पूरी कोशिश तो की गई। एक बार 30 फीट तक उसे ऊपर भी लाया गया था, लेकिन वो फिर से नीचे गिर गया। उसकी हाथों में रिंग फंसा के उसे खींचा जा रहा था, लेकिन 2 बार असफल हो गई थी। बाद में समानांतर गड्ढा खोदने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली क्योंकि गड्ढे में बहुत सारी काली चट्टानें आ रही थी और चट्टानें लगातार बाधा बन रही थी। तो देखिए, एक जिंदगी को बचाने की जो मुहिम शुरू की गई थी भागीरथ को बचाने की, वो मुहिम तो सफल हो गई, लेकिन भागीरथ को बचाया नहीं जा सका। उसे बाहर तो निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, भागीरथ को एम्बुलेंस के माध्यम से मौके पर 2 एम्बुलेंस कल लगातार वहां पे खड़ी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि जैसे ही भागीरथ निकलेगा उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। राजस्थान के पाली से ये परिवार हर साल यहाँ पहुंचता था, लेकिन एक भीषण हादसा हुआ जो कि 12 साल के बाद इस परिवार को देखना पड़ा। ये हादसा, देखिए, घर में और भी बड़े बच्चे हैं, लेकिन मासूम अचानक से खेलते खेलते खेत में पहुंच गया था। गुरुवार की शाम की घटना, करीब 7:30 से 8 बजे के बीच ये मासूम बच्चा खेत में पहुंचता है। वहां पर अचानक से खुले बोरवेल में गिर जाता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहां पे पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को रात में कंटिन्यू तो किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। अगले दिन शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी रखा गया और हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन ये जो प्रयास थे वो विफल रहे। भागीरथ को बचाया नहीं जा सका। और अब बारी है सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में कृषि लोकरंग तकनीकी शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई। इसके साथ ही जनजाति महोत्सव को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कृषि लोकरंग में किसानों और आमजन की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कृषि क्विज प्रतियोगिता जैसे नवाचार किए जाने पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। कृषि लोकरंग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी जीवन संस्कृति का मूल आधार है। किसान अन्नदाता होने के साथ हमारी संस्कृति, परंपराओं और सुरक्षित भविष्य का आधार स्तंभ है। किसान अपने परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह आयोजन किसानों के जीवन, उनकी पुरानी परंपराओं और कृषि संस्कृति का जीवंत उत्सव बने। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान रोजगार मूलक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनजातीय महोत्सव में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के साथ ही विभिन्न विभागों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शुक्रवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि रायपुर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की गई थी और अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अत्याधुनिक पंजीयन कार्यालय नजर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजीयन कार्यालय से अपॉइंटमेंट और KYC से लेकर रजिस्ट्री तक की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी, जिसमें आम उपभोक्ता है
उनके लिए समय में बचत मिलेगी, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। मंत्री चौधरी ने आगे कहा, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ऑटो म्यूटेशन की पद्धति भी होगी। पहले चरण में 10 जगहों पर स्मार्ट पंजीयन की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने असम चुनाव पर कहा कि 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं बल्कि सुनामी आ जाएगी। मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि इस साल बजट में बस्तर के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। शानदार राइटिंग है भैया, तो समारोह पर देखिए, बहुत सारे विषय हैं इसमें। रजिस्ट्री में 10 क्रांति के नाम से हमने सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था और रायपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमने इसकी शुरुआत की थी और पूरे प्रदेश में धीरे धीरे इसको रोल आउट करते जा रहे हैं। तो आज रायगढ़ के मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं रायगढ़ के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कि आपका बधाई हो, आपको नामांतरण हो गया है। तो पहले भी जब मैं लिया था तो करीब 2 साल 3 साल 4 साल लग गया था नामांतरण में, और आज 1 घंटे के अंदर नामांतरण होके फिर मुझे बोला गया कि आप आइए तो आपको जमीन के पेपर हैंड ओवर करेंगे। आज बदलाव कितना अच्छा है। ये बदलाव एक डिजिटल क्रांति जो हुआ है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे यहाँ। और ऐसा होता है जब जनप्रतिनिधि दूरदर्शी होते हैं और लोगों की सुविधा के लिए दिनों रात काम करते हैं, चिंता करते हैं, ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की। राहुल ने एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत में प्रारंभिक सुनवाई के बाद भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट से मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया और सभी आदेश की प्रतियां मांगी गई। कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई होगी 4 मई को। राहुल गांधी ने याचिका में बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के द्वारा दायर मानहानि केस को चुनौती दी है। कार्तिकेय ने 2018 में झाबुआ में राहुल के भाषण में उनके और उनके पिता का नाम लिए जाने को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला भाषण बताया था और मामला दायर किया था। रायसेन जिले में दशहरा मैदान में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव किसानों के लिए ज्ञान और नवाचार का एक बड़ा मंच बनकर तैयार है। इस भव्य कृषि मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए गए, जहां पे आधुनिक खेती, नई तकनीक और उन्नत बीजों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। देश भर से किसान इस कृषि महोत्सव में शामिल होने के लिए रायसेन पहुंच रहे हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस जो पुख्ता इंतजाम वो कर रही है। करीब 7,500 पुलिस के जवान पूरे शहर भर में और चारों दिशाओं में तैनात किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टॉल का अवलोकन किया और जिले की रेवा बासमती राइस को देखा। इसका नाम रायसेन बासमती रखने की बात भी कही गई। बता दें कि शुक्रवार को उन्नत कृषि महोत्सव का मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। 11 अप्रैल को महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में रायसेन में 11 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय उन्नति कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर प्रदेश के लाखों किसान एकत्रित होंगे जो 3 चरणों में अपनी उन्नति खेती के लिए प्रशिक्षण लेंगे। वहीं पर कल 11 अप्रैल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्री यहाँ पर भाग लेंगे और शुभारंभ करेंगे। वहीं पर अगर बात करी जाए किसानों की, तो किसानों के उन्नति खेती के लिए जो प्रशिक्षण स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं जो कि किसानों को अच्छी और गुणवत्ता और सफल खेती के लिए प्रशिक्षण देंगे। वहीं पर इस मेले का समापन
13 अप्रैल को होगा, जो कि देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक मेला जो एक अनमोल विरासत दी गई है, अनमोल सौगात दी गई है रायसेन को। रायसेन के लिए बड़े ऐतिहासिक दिन की बात है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उस मेले में प्रशिक्षण लें, जिससे उन्नत खेती और लाभदायक खेती को वो सीख सकें। संजय चौहान, INH, रायसेन। कम जमीन वाला किसान भी कैसे फायदे की खेती कर सकता है। यहाँ हॉर्टिकल्चर हो, फसलें हो, तिलहन हो, प्राकृतिक खेती हो, मैकेनाइजेशन हो, मशीनीकरण के माध्यम से मशीनों का उपयोग करके लागत कैसे घटा सकते हैं, खेती को कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं। यहाँ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी लंबे वक्त से बनी हुई है। प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे, हर साल इन कॉलेजों से युवा डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी बरकरार है। आखिर ये सवाल किसने और क्यों उठाया है, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। ये विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि सत्तासीन पार्टी के सांसद कह रहे हैं। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी है। वर्तमान में प्रदेश में 1700 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। इस कमी पर बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गहरी चिंता जताई है, और ये चिंता तब सामने आई जब वे नया रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सामने बृजमोहन ने डॉक्टरों की कमी को लेकर कहा कि अगर लगातार कॉलेज खोलने के बाद भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 1700 पद रिक्त हैं, सुदूर अंचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज खोलने का औचित्य ही क्या है। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है, इसके दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अगर पहले ही मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की होती तो ये स्थिति नहीं आती। भाजपा की सरकार बनने के बाद पहले कॉलेजों की संख्या 1 से बढ़कर 10 हुई, फिर 2023 में सरकार बनने के बाद 10 से 15 कर दी गई है, और जल्द ही कमी भी दूर हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज बहुत पहले खुल जाना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में, तो एक मेडिकल कॉलेज से 10 हुआ, फिर 2023 में आई तो 10 से 15 किए हैं। अगर ये काम पहले की सरकारों ने किया होता आजादी के बाद से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहीं बृजमोहन के बयान और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की प्रतिक्रिया पर PCC चीफ दीपक बैज ने भी तंज कसा है। क्या स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती नहीं कर पाएंगे तो क्या अस्पताल बंद करेंगे क्या सरकार? बिना डॉक्टरों कैसे चलेगा अस्पताल? बिना नर्स के, बिना टेक्निकल के अस्पताल कैसा चलेगा? बहरहाल भले ही इस मसले पर सियासत हो रही है, लेकिन जरूरी है कि प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तभी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो पाएगा और गली गली तक हर मरीज को बेहतर इलाज मिल सकेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। दुर्ग जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दोपहर 12 बजे लापता हुई एक 5 साल की मासूम बच्ची 2 घंटे के बाद गांव के ही एक कुएं में बोरे में कुएं के किनारे बंद मिली है। दरअसल उतई थाना के अंतर्गत हैवानियत का ये पूरा मामला सामने। बच्ची का मुंह तकिए से कवर करके उसे बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बच्ची की तलाश की, जिसमें 2 युवकों ने बच्ची को बदहवास हालत में देखा। बच्ची इस समय डरी सहमी थी, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है। इस दौरान नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस की समझाइश पर लोग शांत हुए। बचे ही नहीं बचे, बच्ची लड़का ठीक है। कितने साल की बच्ची? 5-6 साल की। और जो किया है उसका क्या नाम है?
क्या करता है, क्या है, कुछ पता है? अच्छा, बच्ची को मतलब बोरे के अंदर डाल दिया था और तकिया के खोल से मुंह बांधा हुआ था। अभी ठीक है? ठीक। और कहाँ फेंका था उसने? वो ना पीछे तरफ वो खंडहर है ना उस साइड पे। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ अंचल। नमस्कार।